हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण। जी हाँ, डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण का इकाई 3, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के कौशल। जी हाँ, इकाई 3 भाषा शिक्षण के कौशल की यह वीडियो लेक्चर आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसीज के द्वारा ऑफर किए गए विधिक कोर्सेज की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस हिंदी भाषा शिक्षण के विषय की भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप अन्य किन विषयों के वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरे भारतवर्ष में एक नामी संस्था है जो भारतवर्ष के किसी भी राज्य से छात्रों को विविध कोर्सेज में प्रवेश दिलाती है। जैसे कि आप बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, रीड, एमपीटीईटी, साथ ही साथ एमए, एमकॉम, बीएससी, एएनएम, बहुत प्रकार के जो कोर्सेस हैं सब में प्रवेश मिलता है। जी हाँ, बहुत ही कम फीस के साथ, बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ भारतवर्ष के किसी भी राज्य के आप छात्र हो आपको प्रवेश मिल सकता है। अगर आप डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना देखते हैं तो आप हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी से जुड़िए और अपना सपना प्राप्त कीजिए। जी हाँ, अभी तक हजारों छात्रों ने हमारे साथ जुड़कर अपनी डिग्री प्राप्त की है, अपना सरकारी शिक्षक बनने का, सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने का सब कुछ अपना जो सपना है पूरा किया है। हमारी संस्था के साथ जुड़ते हुए सर्वाधिक छात्रों ने रीड की परीक्षा पास की है। जी हाँ, 80 से भी ज्यादा छात्रों ने इस साल रीड की परीक्षा पास की है। तो अगर आप भी सरकारी पदों पर नियुक्ति चाहते हैं, आप भी इन कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आज ही जुड़े श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। हमारे यहाँ सुविधा दूरस्थ शिक्षा पद्धति यानी डिस्टेंस मोड लर्निंग, रेगुलर, नियमित, स्वधाई, रेगुलर या फिर प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से भी परीक्षा कराई जाती है। और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी दी जाती है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। आपका प्रवेश हम नामी गिरामी सभी संस्थाओं में करा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अपने सगे संबंधी, भाई बंधु जिनसे भी आप परिचय हैं, जो भी इन तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारा संस्था का सुझाव दे सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस इकाई के 3 की, इस 3 इकाई के अंक विभाजनों की, इसके लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों की। जी हाँ, ये इकाई छोटी है, ये केवल 12 अंकों की है, लेकिन हाँ, छोटी होने के साथ साथ इससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुत है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, सीधा सीधा बढ़ते हैं इसके अंक विभाजन की ओर। तो बात करें इसके अंक विभाजन की, तो इस इकाई 3 जिसका नाम है भाषा शिक्षण के कौशल, भाषा शिक्षण कौशल के इकाई 3 की अगर बात करें तो इस पे अंक आवंटित है कुल 12। जी हाँ, इस पे कितने अंक आवंटित है? कुल 12 अंक आवंटित है। इसमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाले 2 प्रश्न है, 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न है और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न है। जी हाँ, 5 3 8, 8 2 10, 10 2, यहां पर आप बोल सकते हैं 12। तो कुल यहां पर 12 अंकों का प्रश्न उत्तर यहां पर आते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दी अंक विभाजन की। तो अंक विभाजन के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है, यानी कि लघु उत्तरीय जो है, दीर्घ उत्तरीय जो है 5 नंबर का एक आता है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और फिर उसके बाद अति दीर्घ उत्तरीय 1 प्रश्न आता है, यानी सब कुछ एक एक है, 5 का 1, 3 का 1, 2 का 1। ठीक है, 4 अंकों का कोई प्रश्न नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और 2 ही वस्तुनिष्ठ आते हैं, छोटे छोटे 2 ही 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं 1 नंबर वाले। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंक विभाजन की बात। चलिए अब बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात ही कर लेते हैं सीधा सीधा। तो चलिए देखिए, ये जो विषय है जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण, अब इसकी इकाई है भाषा शिक्षण की कौशल। तो भाई भाषा सीखने में जो कौशल आवश्यकता हो, तो इसी पर आधारित सारे प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर सबसे पहला कौन सा है। यहां पर दिया है, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है। भाषा का जो मौखिक शिक्षण है, ओरली वाला जो है, भाषा के जो मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ कहां से होगा, मतलब शुरुआत जो है भाषा सीखने का, ओरली भाषा, लिखित भाषा नहीं, ओरल भाषा, बोलना सीखने का शुरुआत कहां से होता है? वार्तालाप से, बातचीत से। भाई बोलेंगे तभी तो आएगा। अक्सर आपने सुना होगा सबको अंग्रेजी बोलना
सीखने के लिए अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यानी अंग्रेजी में बातचीत करते रहिए, आप अंग्रेजी अपने आप सीख जाएंगे, कोई आपको ग्रामर व्याकरण पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है वार्तालाप से, यानी कि बातचीत से। ठीक है, अगर अंग्रेजी की कक्षा चल रही है तो शिक्षक जो है अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, छात्रों से वार्तालाप करेंगे, तो ही बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे। तो वही यहां बताया गया है। दूसरा, सर्वप्रथम बालक को कौन से शिक्षा दी जाती है? जो बालक होता है उसे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? स्वर व्यंजन किसकी? स्वर की। अनार का आम का पढ़ाया जाता है सबसे पहले। तो बालक को जो शिक्षा दी जाती है सर्वप्रथम, वह स्वर की शिक्षा दी जाती है। उसे स्वरों के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है कि स्वर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। ठीक। तीसरा, पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। भाई पठन ऐसी प्रक्रिया है, पढ़ना लिखना कैसे आएगा? पढ़ना लिखना जो है ये अभ्यास से आएगा। निरंतर नियमित हम अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पढ़ना लिखना आएगा। तो पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। ठीक। भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है भाई वार्तालाप से। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो भाई स्वर की शिक्षा दी जाती है। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बालक कैसे प्राप्त करता है? भाई अभ्यास, प्रैक्टिस से, है ना, कठोर मेहनत से। अगला, सुस्वर वाचन। सुस्वर जो वाचन है, सुस्वर वाचन जो है, या सस्वर वाचन भी आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। भाई लिखी हुई चीज को बोलना, यही तो सुस्वर वाचन सस्वर वाचन है, बोलते हुए पढ़ना, है ना। तो सस्वर वाचन लिखिए, सुस्वर वाचन लिखिए। ठीक है। सस्वर वाचन का अर्थ क्या है? मतलब स्वर के साथ पढ़ने का अर्थ क्या है? लिखी हुई बात को बोलकर पढ़ना, ध्वनि निकाल के, मन के मन में नहीं, मौन वाचन नहीं। ठीक। लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक, भाई बोलते आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए सही मात्रा, तभी एक नंबर मिलेगा। ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, है ना। अगर आपको एमसीक्यू मतलब चूज द करेक्ट ना पूछ के आपको पूछ दे खाली स्थान भरो, तो भाई क्या करेंगे, तब तो पूरा लिखना आना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आया तो एक सही आएगा तो ठीक कर देंगे, उस पर याद आ जाएगा। लेकिन भाई अगर खाली स्थान में आ गया तो फिर तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन, उसे ही क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं सस्वर वाचन। अगला देखिए, बच्चों की पत्रिका है। बच्चों की जो पत्रिका वो क्या है? बाल हंस, चंपक, बाल भास्कर, ये क्या है? बच्चों की पत्रिका है। बच्चों की पत्रिका कौन सी है? बाल हंस, चंपक, बाल भास्कर, ये बच्चों की पत्रिका है। किसकी पत्रिका भाई? बच्चों की। बच्चों की जो पत्रिका है उसमें है बाल हंस, चंपक, बाल भास्कर। ठीक। अगला देखिए, सुनकर पहचानने का मूल कारण ध्वनिबिंद है। किसी भी बात को अगर सुनकर पहचानेंगे तो उसे ध्वनिबंध कहते हैं। जी हाँ, सुनकर पहचानने का जो मूल कारण है वो ध्वनिबंध है। अगला देखिए, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष एकाग्रता है। जो मौन पठन है उसमें मानसिक क्रिया, हमारी जो मानसिक यानी कि मेंटल एक्टिविटी जो होती है ना, मौन पठन में मानसिक क्रिया का जो सबसे प्रमुख पक्ष, सबसे मेन साइड जो है, सबसे प्रमुख पक्ष जो है वो है एकाग्रता। अगर आप मौन रह के पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भाई एकदम एकाग्रचित यानी फुल कंसंट्रेशन के साथ रहना पड़ेगा। तो यहाँ बताया है कि मौन पठन में शांति से पढ़ने में भाई कंसंट्रेशन लूज हो जाए। आप शांति से चुपचाप पढ़ रहे हो, आके हल्ला कर दिया तो हमारा ध्यान तो बट गया ना, पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक। तो मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष एकाग्रता है। एकाग्रता बहुत होनी चाहिए भाई, उसमें ध्यान चित्त। अगला, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है। तो भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है, आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर दोहराया गया है तो हो सकता है बार बार आ सके, है ना, बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसे दोहराया गया, ध्यान रखिएगा। भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है। तो ये सारे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने पढ़े। तो देखिए, चलिए, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है वार्तालाप से। भाषा जो हम सीखना चाहते हैं बोलकर, वो वार्तालाप से। दूसरा, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? भाई स्वर की शिक्षा दी जाती है। बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? स्वर की। पहले स्वर, अनार का, आम का, है ना, सिखाते हैं। व्यंजन नहीं, क ख ग पहले नहीं, क ख ग घ बाद में, व्यंजन बाद में सिखाते हैं। पहले क्या सिखाते हैं? स्वर सिखाते हैं, मात्राएं सिखाई जाती है, उसके बाद व्यंजन। ठीक है, तो सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? भाई स्वर की शिक्षा। दूसरा देखिए, पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बालक कैसे प्राप्त करता है? अभ्यास से प्राप्त करता है। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसको बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। अगला, सस्वर वाचन का अर्थ क्या है? सस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। जी हाँ, सस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। जब लिखित बात को ध्वनि के साथ यानी बोलकर पढ़ेंगे तो सस्वर वाचन है, मौन थोड़ी है, मौन में चुप रहना पड़ता है। बच्चों की पत्रिका कौन सी है? भाई बाल हंस, चंपक, भास्कर, बाल भास्कर ना। ये बाल हंस जो है मैं अभी भी पढ़ा करता था, पिछले लॉकडाउन के बाद से पहले तक तो ये आती थी पत्रिका, अभी लॉकडाउन से बंद हो गई है। इसके पहले जो ये पत्रिका रेलवे स्टेशन में बिका करती थी। जब मैं अपने
होम टाउन गोरखपुर यूपी जाया करता था, तो वहां पर उस रेलवे स्टेशन पर मैं बालहंस पत्रिका खरीदा करता था। 10 रुपए की 12 रुपए की पत्रिका मिलती थी, अब उसे पढ़ता था और मुझे बहुत पसंद थी। बालहंस, चंपक, न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के साथ बाल भास्कर भी आया करता था। तो जब मैं छोटा हुआ करता था, स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े होते थे, तो वहां पर न्यूज़पेपर रखे होते थे, उसमें भी ये भी रखा होता था, जिसको मैं पढ़ता था, बहुत शौक था मुझे। तो ये जो पत्रिका है आजकल बंद हो चुकी है, अब नहीं है। अब अभी जो बच्चे हैं, अभी जो जनरेशन है, ये सब मोबाइल में भिड़े रहते हैं, किताब पढ़ने से, मैगजीन, ये इस तरह की पत्रिका पढ़ना इनकी बस की बात नहीं है। इनको इनमें रुचिहीन लगता है इन लोगों को, इनको बस मोबाइल चाहिए, वीडियो गेम्स चाहिए, यही सब चाहिए। तो ये सब हट गया अब। लेकिन हम वो हैं कि हमें ये आज मिल जाता, हम इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। अभी तो बंद हो गया, मैं स्टेशन पर जाकर पूछा भी बालहंस मिल रहा है क्या। अभी मैं कहीं दूसरे शहर में गया था जहां मुझे जाना था ट्रेन से, तो मैंने वहां पूछा भी बालहंस का पत्रिका, तो कहते हैं कि बंद हो चुकी है। नहीं है, बंद हो चुकी है, अब छपना ही बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, तो इन्होंने छापना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी कॉमिक बुक का क्रेज है, कॉमिक बुक अभी भी छपती है। अभी आप देखो सुपर हीरो की कॉमिक्स विदेशों में बहुत चलती है, हॉलीवुड में, यूरोपियन देशों में, हमारे देश में कम, यूरोपियन में ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों की प्रक्रिया, बालहंस, चंपक, बाल भास्कर। अगला देखिए, सुनकर पहचाने का मूल कारण ध्वनि बंद होता है। सुनकर किसी चीज को पहचानते हैं तो किसकी सहायता से? ध्वनि बंद की सहायता से। अगला, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष भाई एकाग्रता है। मौन पठन में, शांत रहकर पढ़ने में सबसे जो हमारा प्रमुख मजबूत पक्ष है वो क्या है हमारा भाई? एकाग्रता। अगला, भाषा में मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ वार्तालाप से होता है, बातचीत से होता है ना। भाषा में मौखिक शिक्षण, अगर मौखिक भाषा सिखानी है, ओरली सिखाना है, तो हमें पहले वार्तालाप शुरू करना पड़ेगा, वार्तालाप से आरंभ होता है। चलिए, तो ये तो हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 2 नंबर तो दिलाकर देंगे, गारंटी है। पर इन वस्तुनिष्ठ की सहायता से कई बार लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी लिख पाते हैं। तो ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ बस समझिए, इनकी सहायता से आप बड़े बड़े प्रश्न भी सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 3-4 नंबर तो दिला ही देंगे आपको ये वस्तुनिष्ठ, ये 8 पढ़ लिए तो। अब बढ़ते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ, है ना। देखिए, लिखित कौशल, लिखित कौशल है राइटिंग, लिखित कौशल संबंधी 4 योग्यताएं लिखिए। अगर आपको लिखना आना चाहिए, अगर आप लिखित कौशल देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ 4 योग्यताएं दिखानी पड़ेंगी। आपको 4 ऐसे काम है जो आना चाहिए। कौन से? सुंदर स्पष्ट, भाई अगर आपको लिखना है तो अक्षरों को सुंदर और स्पष्ट तरीके से लिखना। दूसरा, शुद्ध वर्तनी में लिखना, यानी मात्रा शुद्ध होनी चाहिए। फिर उपयुक्त विराम चिन्ह, यानी जो फुल यानी कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये जो लगते हैं, इनका विराम चिन्ह का उपयोग सही जगह पर, उपयुक्त रूप से। सटीक शब्द, हर चीज के लिए एकदम एग्जैक्ट सटीक शब्द होना चाहिए आपके पास। तो अगर ये विशेषताएं हैं, ये 4 योग्यताएं हैं, तो आप भाषा कौशल यानी लिखित भाषा को, यानी लिखनी भाषा को, रिटर्न वाले को अच्छा सुधार सकते हैं, अपनी राइटिंग, अपना लिखने का तरीका जो सुधार सकते हैं आप। तो लिखित कौशल संबंधी 4 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? पहला, सुंदर और स्पष्ट अक्षर। दूसरा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। तीसरा, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग। चौथा, सटीक शब्दों का प्रयोग। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, देखो और कहो प्रविधि क्या है भाई? देखो और कहो प्रविधि, देखो का अर्थ होता है अपनी आंखों की सहायता से आप किन्हीं शब्दों को, वाक्यों को देखकर, उन्हें पढ़कर, उसके बाद उसे दोहराना, यही देखो और कहो प्रविधि है। ठीक, तो देखो और कहो प्रविधि क्या है? तो देखो और कहो प्रविधि में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिन्हें आप देखकर, सुनकर, समझकर फिर आप दोहराते हैं। ठीक है, तो देखो और कहो प्रविधि क्या है? इसमें आप शब्दों को, वाक्यों को पहले देखते हैं, सुनते हैं, उसके पश्चात आप क्या करते हैं? उन्हें दोहराते हैं। तो ये देखो और कहो प्रविधि, यानी जैसे मुझे पढ़ना है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ पहले देख रहा हूं, उसको पढ़ रहा हूं, फिर आपको ओरली में बोलकर सुना रहा हूं ध्वनि से, रूप से। ठीक है, अगला देखिए, पठन संबंधी त्रुटियों के बारे में बतलाइए। जो पठन संबंधी त्रुटियां यानी गलतियां हैं, पढ़ने में जो गलतियां हो जाती है उनके बारे में बताना भाई। तो पढ़ने में क्या क्या गलती होती है? अशुद्ध वर्तनी, यानी भाषा का स्पष्ट नहीं होना, और साथ ही साथ सुंदर और स्पष्ट अक्षर नहीं हो, यानी अस्पष्ट अक्षर हो, है ना, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग न करना, और सटीक शब्दों का अभाव होना। ये सब भाषा में है, ये सब किसमें है? पठन संबंधी त्रुटियों के बारे में। भाई हम पढ़ते वक्त अगर हम अच्छा उच्चारण नहीं करेंगे, उपयुक्त उच्चारण न करना, सही एकाग्रता ना होना, अगर ये सब नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो पठन संबंधी त्रुटियों में ये एक शामिल है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। जो भाषाई कौशल है, यानी भाषा का जो गुण है, उसके प्रकार कितने हैं? तो भाई उसके 4 प्रकार हैं भाषा के। एक तो पढ़ते आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्रवण कौशल, पहले सुनेंगे सबसे पहले। भाई भाषा सीखना है तो 4 स्टेजेस में सीखते हैं, 4 पालियों में, है ना, 4 तरीके से। पहला, सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो ये समझ ही नहीं पाएगा किस शब्द को क्या बोलते हैं। जैसे मैं कहूं इसे बोलते हैं पेन, तो कोई व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, मैं उसको कितना ही बोल के बताऊं, पेन समझ ही नहीं पाएगा।
और लिख के भी दूंगा तो कैसे समझेगा जब उसने कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। पहला श्रवण, सुनने से शुरू होता है। दूसरा बोलने से, सुने को दोहराने के भाषण कौशल। तीसरा पढ़ना, लिखा हुए को पढ़ने से। और चौथा खुद लिखने से। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 स्टेप्स। पहले अगर आपको सुनना आ गया तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। अगर आपको बोलना आ गया तो आप उसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप उसको लिखना भी सीख जाएंगे। तो श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, तो ये जो 4 कौशल है ये भाषा कौशल के प्रकार हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको 12 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए जो आपके डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की बात कर लेने के बाद, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देख लेने के बाद अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की तरफ जो 5 अंक या फिर 3 अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेज लाते हैं, जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, डीएड, बीएड, रीड, एमपीटीईटी, इन सभी प्रकार के एएनएम, एमएससी, एमकॉम, बीएससी, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज सारे जो है ऑफर किए जाते हैं। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही प्रवेश पा सकते हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप प्रवेश पा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के हिसाब से डिस्टेंस मोड, प्राइवेट या फिर रेगुलर नियमित स्वाध्याय के रूप में भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक सैकड़ों छात्रों ने हमारे साथ जुड़कर, हजारों छात्रों ने हमारे साथ जुड़कर परीक्षा पास की है, अपना डिग्री डिप्लोमा का सपना पूरा किया है और विभिन्न पदों पर नियुक्त है, सरकारी नौकरी पा चुके हैं। तो आप भी अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, विभिन्न पदों पर नियुक्ति देखना चाहते हो और साथ ही साथ डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और प्रवेश प्रक्रिया पूरी कीजिए। सभी जानकारी फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो देर ना कीजिए, प्रवेश प्रारंभ है। तो चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो उसमें सबसे पहला है श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियां बताइए। यानी कि श्रवण कौशल यानी कि सुनने का जो गुण है, जो कौशल है, उसके लिए अगर अभ्यास करना है तो कौन सी विधि से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा लिख देंगे डैश। फिर नंबर 1 वार्तालाप, नंबर 2 वाक्य रचना। लेकिन इनको हमें एक्सप्लेन भी करते चलना है। कैसे मैंने लिखा, श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा लिख के डैश। नंबर 1 वार्तालाप, उसमें फिर डैश देके लिखना है कि वार्तालाप करने से, बातचीत करने से हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल को सुधार सकते हैं। अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको सुनेगा, आप फिर वो कुछ जवाब देगा तो आप सुनेंगे, तो आपके सुनने से इसका आपका श्रवण कौशल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वार्तालाप करने से, बातचीत करने से श्रवण कौशल सुधरता है। वाक्य रचना, भाई वाक्यों की रचना, आप वाक्यों की रचना कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। इसी से आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। प्रश्न उत्तर विधि, भाई प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न पूछना, जवाब देना, इस माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप पहले उसको सुनेंगे ध्यान से, ध्यान लगा के एकाग्रचित होकर, तो सुनने से क्या होगा, आपका श्रवण कौशल बढ़ेगा। फिर घटना, कहानी कथन, कहानी कथन, कोई कहानी कहेगा तो आप सुनेंगे ध्यान से, कोई घटना का वर्णन करेगा, अपने साथ घटित घटना बताएगा कि मैं वहां जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ऐसे ऐसे हुआ, तो आप बड़े ध्यान से सुनते हो, तो श्रवण कौशल बढ़ता है। फिर काव्य पाठ यानी कविता पढ़ना, कविता पढ़ने लगाया जाए तो उससे भी हम अपना श्रवण कौशल बढ़ा सकते हैं। तो श्रवण कौशल के अभ्यास की विधियों में जो है निम्नलिखित वो कौन सी है, वार्तालाप, वाक्य रचना, प्रश्न उत्तर, कहानी कथन, घटना वर्णन, फिर काव्य पाठ, यात्रा वृत्तांत। तो ये कई सारी चीजें होती है जो आप बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना शिक्षण की प्रणाली बताइए। अब रचना शिक्षण क्या होता है, किसी भी कार्य को, किसी भी भाषा को, किसी भी लेखन को शुद्ध रूप में रखना, उसके मूल रूप पर लाना और शुद्ध तरीके से समझना, पढ़ना, इसे ही क्या कहते हैं, रचना शिक्षण कहते हैं। तो रचना यानी कि क्रिएटिविटी, तो ये कैसे आ सकती है, तो खेल खेल के माध्यम से समझाना, खेल प्रणाली से, है ना। फिर प्रवचन प्रणाली यानी प्रवचन देके, समझाइश देके, उन्हें समझा कर अच्छे से प्रवचन देते हुए। फिर चित्र वर्णन, भाई चित्र का वर्णन करते हुए, किसी चित्र का वर्णन करो, बताओ उसे, इससे भी हो सकता है। फिर तर्क देकर, लॉजिक देकर, है ना, लॉजिक, फैक्ट, अनुकरण, फॉलो करना, किसी को अनुकरण करना, है ना, किसी की तरफ देखना, सुनना, सोचना, समझना, इस मेथड से भी रचना शिक्षण किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रचना शिक्षण की प्रणालियां निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 खेल प्रणाली, नंबर 2 प्रवचन प्रणाली, नंबर 3 चित्र वर्णन प्रणाली, नंबर 4 तर्क प्रणाली, नंबर 5 अनुक्रम प्रणाली। तो ये सारी जो प्रणालियां हैं इससे हम रचना शिक्षण बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि लिखित कार्य के संशोधन के बारे में बतलाइए।
लिखित कार्य के संशोधन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब लिखित कार्य यानी कि जब हम शिक्षक हैं, अगर हम शिक्षक बन रहे हैं, आप सभी भावी शिक्षक हैं, कहीं होंगे भी शिक्षक आप, ठीक है, तो मैं भी जैसे शिक्षक हूं तो मैं अपने छात्रों की जब कॉपी, इनका लिखी हुई बातें चेक करता हूं, उनका टेस्ट पेपर चेक करता हूं, तो कैसे करता हूं, मैं इनमें मात्राएं ढूंढता हूं, मात्राएं कहाँ गलत हैं, मैं देखता हूं वो वाक्य रचना उन्होंने सही की है कि नहीं, और उन्होंने सही शब्दों का चुनाव किया है कि नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें मैं देखता हूं और फिर डिसाइड करता हूं 5 में से 4 नंबर देना है, 5 नंबर से 3 में देना है, क्या करना है वो मैं डिसाइड करता हूं। तो ये सब कुछ जो होता है ये किस पर होता है भाई, लिखित कार्य के संशोधन यानी चेक करने में, सुधारने में। तो लिखित कार्य के संशोधन की कुछ पहलू निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, वर्तनी शुद्ध यानी कि भाई वर्तनी संबंधी, मात्रा से संबंधित सुधार करना। विराम चिन्ह संबंधी यानी जो विराम चिन्ह लगाए गए हैं या सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयुक्त तो होना ना होना, इसे विराम चिन्ह संबंधी संशोधन कहते हैं। फिर वाक्य रचना, भाई सही तरह से वाक्य निर्मित किया गया है कि नहीं, ये भी वाक्य रचना। अनुच्छेद क्रम यानी कि जो पैराग्राफ है उसका क्रम जो है एक के बाद एक होना चाहिए, अनुच्छेद जो है उसका क्रम सही क्रम है या नहीं है। यानी कि इन सब माध्यमों से, वर्तनी शुद्ध करने के माध्यम से, विराम चिन्ह संबंधी से, वाक्य रचना से, अनुच्छेद क्रम से, है ना, और साथ ही साथ विषयवार जो जानकारी है उसका प्रदान करना, विषय प्रतिपादित करना, ठीक है। तो अगर इन माध्यमों से अच्छी जानकारी दी जाती है तो हम अच्छा संशोधन कर पाने के, कॉपी चेक करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो आपको 15 प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं ये डीएलएड की होने वाली परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ही आपको 12 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो आपके 12 नंबर पक्के हो चुके हैं, आप बहुत ही ध्यान से इसे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। और तो और आप अगर विविध कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा मिलती है, साथ ही साथ विविध प्रकार के कोर्सेज मिलते हैं, और तो इन कोर्सेज के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो देर ना कीजिए, जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहिए हमारा चैनल।